अगर कोई कहे कि बिना खाए आप कितने दिन रह सकते हैं, तो हम में से कुछ लोगों का उत्तर होगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या फिर कुछ लोग इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन यहीं अगर कहा जाए कि बिना पानी के कितने दिन रह सकते हैं, तो शायद ही कोई ठीक से 1 दिन भी कहे। इसी से पानी की अनिवार्यता समझी जा सकती है, जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। भारत में सिलिकॉन सिटी के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस किया जा रहा है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि बेंगलुरु में वास्तविक स्थिति क्या है और इसके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। दरअसल जिस पानी की कीमत हमें समझ नहीं आती है और लोग वाटर टैप को खुला छोड़ देते हैं, उसी पानी की कीमत बेंगलुरु जैसे शहर में अमृत की भांति हो गई है। शहरीकरण की अंधी दौड़ ने तालाब, झील और नदी किसी को नहीं छोड़ा है जहां अतिक्रमण न किया हो। शहरों में बन रहे बिना मानकीकरण निर्माण गतिविधियों में पर्यावरण के साथ ही पानी की अतिदोहन ने स्थिति को नाजुक बना दिया है। शहरीकरण शहर के जल निकायों को खत्म कर रहा है, जो वर्षा जल एकत्र करके भूजल स्तर को फिर से भरते हैं। जो बेंगलुरु शहर कुछ महीनों पहले बाढ़ के संकट से जूझ रहा था, उसी शहर के अब हालात ऐसे बदले कि वह अब तक का सबसे बड़ा जल संकट झेल रहा है। लगभग 15 मिलियन आबादी वाले शहर की दैनिक आवश्यकता 2500 मिलियन लीटर प्रतिदिन से अधिक है, जिसकी आपूर्ति गिरकर केवल 50% रह गई है। पानी के टैंकरों पर निर्भरता के बीच ऑपरेटर स्थिति का फायदा उठाकर ज्यादा शुल्क ले रहे हैं। जो पानी के टैंकर कभी 500 रुपए में मिल जाया करते थे, वह आज औने पौने भाव में बिक रहे हैं। कहीं कहीं तो ये 6000 रुपए तक हो गए हैं। भीषण जल संकट की स्थिति के बीच अधिकारी सभी सिंचाई और वाणिज्यिक बोरवेल को अपने कब्जे में लेकर शहर में प्रत्येक निजी जल टैंकर के पंजीकरण को अनिवार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कारों और बालकनियों को न धोना, आधी बाल्टी पानी से स्नान करने और दैनिक स्नान के बाद आधा फ्लश का उपयोग करने, वॉशिंग मशीनों के इकोनॉमी चक्र का उपयोग करने और अपशिष्ट जल का उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुश्किल हालात में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कोचिंग संस्थानों ने छात्रों से आपात स्थिति के कारण ऑनलाइन क्लास लेने की बात कही है। आलम यह है कि राजधानी में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के आवास में पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है। ये जल संकट इतना बड़ा है कि एक तरफ तो बेंगलुरु शहर की छवि पर बट्टा लग रहा है, तो दूसरी तरफ इसने लोकसभा चुनाव की ओर जाते राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। इस जल संकट का सबसे बड़ा असर उन गांवों पर पड़ रहा है जिन्हें साल 2007 में बेंगलुरु में मिलाया गया था। यहाँ पहले सिर्फ 250 फीट नीचे पानी मिल जाता था, जो 1800 फीट नीचे चला गया है। शीर्ष अधिकारी मानते हैं कि कावेरी जल परियोजना के अलग अलग चरणों को शुरू करते वक्त जनसंख्या वृद्धि के जो आंकलन लगाए गए थे, जनसंख्या में उससे कहीं तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पर्याप्त बारिश न होने के कारण कावेरी नदी के जलस्तर में काफी गिरावट आई है। इससे पेयजल आपूर्ति और कृषि सिंचाई दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। परंपरागत रूप से कावेरी और स्थानीय झीलें बेंगलुरु को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखती थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1961 तक यहाँ लगभग 262 झीलें थीं, जबकि अब 100 से भी कम है। पिछले 2 मानसून सीजन कमजोर होने से कावेरी नदी में जल स्तर कम हो गया है, जो बेंगलुरु के पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है। पर्यावरणविद चंद्रभूषण ने बताया कि अनियंत्रित शहरीकरण एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है, जिस पर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। कृषि से लेकर उद्योग तक, घर से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर, तालाब से लेकर झीलों तक, नदियों से लेकर महासागर तक, हम मनुष्य अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए सभी जगह अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं। हमने अपने बचपन में जहां हरे भरे बाग बगीचे देखा था, आज या तो वहां कृषि कार्य हो रहे हैं या फिर निर्माण कार्य हुआ है। वनों की कटाई अप्रत्याशित गति से जारी है। यह सब करते हुए मनुष्य थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहा है कि भला सांसों के लिए स्वच्छ हवा और जीने के लिए पानी कहां से मिलेगा। हम सभी ने अपने आसपास देखा होगा कि जिन तालाबों में कभी 12 महीने पानी हुआ करता था, वहां अब कुछ महीने ही रहता है। अवैध और अवैज्ञानिक खनन होने से नदियों को मोड़ने तक का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वचन स्मरण होता है, जिसमें गांधी जी कहते थे कि इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के जीने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन एक भी लालची व्यक्ति के लिए यह अपर्याप्त है। कृषि क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे वैज्ञानिक सिंचाई पद्धति को अपनाने की जरूरत है, जिससे एक एक बूंद पानी को नष्ट होने से बचाया जा सके। उद्योग के क्षेत्र में यह नियम कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए कि जितना वाटर वेस्ट हो रहा है, उसके रिसाइकिल की व्यवस्था हो। निर्माण कार्य में नगर निगम को सख्ती से निपटने की जरूरत है, जिससे बर्बाद हो रहे पानी को बचाया जाए। ऐसे किसी भी क्राइसिस में गरीब, मजदूर, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, जबकि ये लोग सच्चे प्रकृति प्रेमी होते हैं। राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। यह स्थिति बेंगलुरु शहर से निकलकर सभी राज्यों में फैले, उससे पहले सचेत होने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। प्रिय व्यूअर्स, आप ऐसी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।